अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक चैप्टर इससे मिलता जुलता है। पहले मेरा वो इरादा था करने का, लेकिन फिर मैंने इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि ये ना हो कि आप दोनों को मिक्स कर जाएं। और वो जो मैं कल सवाल कराने लगा था वो बेसिकली इस टॉपिक के साथ ही मैंने कराना है, तो वो फिर भी मैंने पेंडिंग कर दिया। अभी मैं एक और चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और इस ओवरहेड्स में से कुछ को ख़ास है नहीं याद करने वाला, बस ये हो गया, ओवरहेड्स डन बस। लेबर कॉस्टिंग, चैप्टर 5। अच्छा, इस चैप्टर में ना मैं इसको 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ, जिस तरह पहले ओवरहेड्स को बांटा था। और ये मैंने बांटा होता है हिस्सों में, ताकि आपको ना स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊँ तो आपको रिवीजन में भी फिर आसानी हो। लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या होता? जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंगेज्ड है, तो फिर ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितनी लेबर कॉस्ट है, वो डायरेक्ट लेबर है। और जो ये नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पढ़ रहे हैं। इसको मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ चैप्टर को। एक में हम करेंगे कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस, वेजेस की, सैलरीज की, बोनस, के एम्प्लॉयज वर्कर्स को जो वेजेस पे कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशंस हमने इसमें सीखनी है। फिर जब इसको सिखा लूंगा तो फिर इनकी मैं आपको अकाउंटिंग बताऊंगा। और फिर इसमें ना एक सेपरेट हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये फाइनल में होता था, और ये 2017 में गालिबन शिफ्ट हो गया था इधर कॉस्ट में। ये इनसे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। एक बिल्कुल स्पेशल टॉपिक है, उसको इस चैप्टर में डाला गया है, वो है लर्निंग कर्व। ये क्या है? नहीं, ये रहने दो।
लर्निंग कर्व, तो पहले करते हैं हम वेजेस कैलकुलेशन। वेजेस कैलकुलेशन पे चलते हैं जी। अच्छा, लेबर से मेरी मुराद, मैं इस चैप्टर में जब लेबर की बात कर रहा हूं तो उससे दोनों मुराद हैं, यानी हम इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की बात कर रहे होंगे, दोनों पढ़ने लगे हैं इसमें हम। क्योंकि वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में मौजूद हैं उनको जो वेजेस, जो बोनस देना है, तो वो इनको भी देना है, इनको भी देना है, तो हम दोनों ही पढ़ने लगे। वर्कर्स को जो उनकी पेमेंट की, अच्छा देखें, एक होती हैं सैलरीज। सैलरीज नॉर्मली उन अमाउंट को कहते हैं जो मंथली एक फिक्स तय हो जाती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती हैं, तो उनमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन में। वेजेस होती हैं जो दिहाड़ियाँ कह लें, जो उनके काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इसलिए मेनली हम इस चैप्टर में जो सब पढ़ रहे होंगे ना, वो वेजेस का वर्ड आ रहा होगा। सैलरीज तो अगर किसी की महीने की 35,000 है तो महीने की 35,000 इसमें कैलकुलेट क्या करना है। तो मेन मसला इस चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे वो वेजेस कैलकुलेशन है। जो वेज की पेमेंट्स वर्कर्स को की जाती हैं नॉर्मली दो तरह से होती हैं। नॉर्मली एक होता है टाइम रेट सिस्टम, एक होता है पीस वर्क सिस्टम। यानी या तो वर्कर्स को पैसे मिलेंगे उनके टाइम के, या वर्कर्स को पैसे मिलेंगे उनके काम के। ये नॉर्मली दो ही तरीके हैं वेजेस कैलकुलेट करने के। इसमें से पहले देखते हैं टाइम रेट सिस्टम। यहां पर होता यह है कि a wage rate of rupees per hour is agreed and total
wages paid for the total time worked। जितने टाइम वो काम करेगा, पैसे तय हो गए रुपए पर आर, टाइम रेट। अब जितने वो टाइम काम करेगा उतने के पैसे मिल जाएंगे। यानी अगर किसी वर्कर का वेज रेट है ₹200 पर आर और उसने हफ्ते में 36 आवर्स काम किया, तो उसकी टोटल वेजेस क्या बन गई? 200 इंटू 36, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे इधर लिख रहा हूँ, टोटल वेजेस बन जाएंगी उसकी 200 इंटू 36, 7200। ये टाइम रेट सिस्टम है कि इसमें जो पैसे तय हो रहे हैं वो एक पर आवर के हिसाब से हो रहे हैं, और फिर जितने आवर्स ने काम किया होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जहां टाइम के पैसे होते हैं ना, तो वहां पर फिर नॉर्मली ओवर टाइम भी होता है। इसी में चल रहा हूं आगे। नॉर्मली हायर वेज रेट इज पेड फॉर ओवर टाइम। देखिए, ओवर टाइम से मुराद ये है कि जो ऑफिस के नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, अगर फैक्ट्री की टाइमिंग्स हैं 8 से 3, तो जब उनको 3 से ऊपर बिठाया जाएगा तो जितनी देर वो काम करेंगे उनको टाइम तो गुजर रहा है, पैसे तो देने हैं, लेकिन वो जो 3 के बाद वाला टाइम है वो सब ओवर टाइम है, तो उसके पैसे फिर 200 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो उनको बिठा रहे हैं। तो इसलिए जब भी टाइम रेट सिस्टम होगा तो नॉर्मली ओवर टाइम होगा, और ओवर टाइम का रेट ज़्यादा ही होता है। सवाल लिखें। बेसिक वेज रेट अच्छा, वो लाइन लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो फिर बता देता हूँ।
बेसिक वेज रेट 300 रुपये पर आवर, ₹300 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स और सैटरडे 5 आवर्स। मंडे से फ्राइडे 8 घंटे और सैटरडे को 5 घंटे। ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, ऑफिशियल वर्किंग आवर्स। ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम इज पेड at basic plus 40%, basic plus 40%। A worker worked for following hours in a week। A worker worked for following hours in a week। डे बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा। मंडे से पहले तो सैटरडे तक लिख लेना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नीचे दिन लिख लें। डेज और आगे आवर्स बताऊंगा। अच्छा, कोई इंग्लिश का इम्तिहान तो है नहीं कि आप पूरी पूरी स्पेलिंग लिखें। MTW बहुत है, MTWTFS। है संडे ऑफ है। अच्छा, इन केस के नाम ना आते हो दोहरा देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब आवर्स लिखिए। 9.5 और 10, 11, 8 और 6.5। नहीं, एक रह गया ना। हाँ नहीं, ये 6.5 नहीं है, फ्राइडे वाले हैं 7 अपना 9.5 हैं जी। हाँ तो कोई बात नहीं यार, तो क्या हुआ। और सैटरडे को 6.5 आपसे रिक्वायर्ड है। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है। टोटल वेजेस फॉर द वीक मुझसे रिक्वायर्ड है। चले, टोटल वेजेस फॉर द वीक। अच्छा, डेली वेज नहीं कहा मैंने, यानी ये नहीं कहा कि हर दिन की अलग अलग बताएं, टोटल वेजेस कहा है। इसको मैं दो तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं और मैं बार बार बताता रहूंगा और आप हर क्लास में पूछा करेंगे कि ये इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो मैं अभी बता रहा हूं कि हाँ, दो तरीकों से कर रहा हूं, दोनों ठीक है। और आप बार बार हर क्लास में पूछा करेंगे सर ऐसे कर सकते थे, तो हाँ कर सकते थे। मैं अभी कह रहा हूं दो तरीकों से कर सकते हैं। टोटल वेजेस दो तरीकों से कैलकुलेट करना बता रहा हूं, दोनों ही सही हैं। एक हम कर लेते हैं कि अगर अलग रेट ना होता, सेम ही होता, तो उसने टोटल कितने घंटे काम किया पूरे हफ्ते में। $54.5 और इसको फिर 300 मिलते अगर सेम रेट ही होता। 16350। लेकिन सेम रेट नहीं है, ओवर टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैं कह रहा हूं ओवर टाइम प्रीमियम।
एक्स्ट्रा वाले को ओवर टाइम प्रीमियम कह रहा हूं। कितना एक्स्ट्रा है? बेसिक प्लस 40%। कितना ऊपर एक्स्ट्रा है? ऊपर कितना है? 120 ना। बेसिक प्लस 40% का मतलब है कि पहले अगर 300 था तो अब उसको 120 प्लस यानी 420 मिल रहा होगा। तो प्लस वाला कितना है? 120। उसको मैं कह रहा हूं प्रीमियम। ये तो मैंने किया कि अगर सेम रेट होता तो ये होता, लेकिन नहीं है सेम रेट, प्रीमियम भी जा रहा है। कितने घंटों का? मंडे का 1.5 हो गया, और ट्यूसडे के 2, फिर 3, थर्सडे का कोई नहीं, फ्राइडे का 1.5 और सैटरडे का फिर 1.5। कितना हो गया? या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, है? हाँ 5 घंटे ना। हर दिन का अलग अलग गिन लें तो टोटल कितने हो गए? 9.5। या फिर ऐसे कर लें कि आप 6 पूरे दिन, इसका नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या होते? 5 दिनों के 8, 40 हो गए, और हफ्ते का 5, 45। तो 45 घंटे होने चाहिए थे, जबकि उसने इतने लगाए, तो 9.5। मैंने तो वीक का टोटल ही पूछा है ना, तो आपने हर दिन का अलग करना है, मर्जी है कर लें, नहीं तो मैंने तो वीक का टोटल पूछा है। तो वीक के टोटल नॉर्मल आवर्स बन गए 45। 5 दिन 8-8 वाले और 1 दिन 5 वाला, लेकिन लगाए हैं उसने 54, यानी 9.5 घंटे ऊपर लगाए हैं। तो इस पे उसको एक्स्ट्रा 120 मिलेगा। 1140 जी 17490। ये भी सही है। क्या क्या क्या? 9.5 घंटे नुकसान में क्यों गया? अच्छा ये पूरा कर लो ना, फिर पूछिएगा। ये क्या बना भाई? 13,500 और ओवर टाइम। प्रीमियम नहीं लिखा मैंने, बस ओवर टाइम। हाँ जी, 9.5 घंटे में क्या रेट मिलेगा? 420। $3,990। तो ये भी सही है और वो भी सही है। दोनों इसलिए बता दिए क्योंकि कभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ। दोनों बातें सही हैं। जो एक ज़्यादा बेहतर लग रहा है बेशक आप उसको कैरी कर लें, लेकिन दोनों ही जान लें तो अच्छा है। अब पूछें। यहां पर ना पूरे 54 पे ये रेट तो लगा ही लिया था, जिन पे एक्स्ट्रा लगना था फिर वो एक्स्ट्रा अलग से कैलकुलेट कर लिया। है रूटीन से कम आवर्स लगाए तो उसको नौकरी से निकाल देंगे।
वो देखें, वो तो डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या मामला तय हुआ है। काम तो उससे पूरा लेते ही होंगे, और अगर वो कम काम कर रहा होगा तो ठीक है, जितना काम करेगा उसके पैसे दे देंगे, वर्कर चेंज कर लेंगे, समझा बुझा देंगे उसको। ये हो गया टाइम रेट सिस्टम। पीस वर्क सिस्टम। वो नोटेड। अच्छा, पीस वर्क सिस्टम में ये होता है कि वर्कर के साथ ना जो, अच्छा ये जो है ना पीस वर्क सिस्टम, ये हो गई डायरेक्ट वर्कर से, ये हो गई प्रोडक्शन वर्कर्स के साथ। होगा ये कि इसमें एक वेज रेट तय होगा पर यूनिट करके, जितने यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये रेट पर यूनिट करके तय होगा, और फिर वेजेस मिल जाएंगी जितनी उसने टोटल प्रोडक्शन की होगी। मिसाल के तौर पे अगर वेज रेट है 150 पर यूनिट और टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर 710 यूनिट्स हैं, तो इसकी टोटल वेजेस क्या हुई? जी 106 5
नहीं, इसमें तो पैसे टाइम के नहीं है ना, तो यूनिट्स के हैं। तो पैसे तो मिल रहे यूनिट्स के हैं उसको। 6 घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे, पैसे तो काम के मिल रहे हैं ना, पैसे तो यूनिट्स के मिल रहे हैं। सवाल लिखें, करें नोट कर लें तो कर रहे हैं तो कर लें, कर लिया, चलें सवाल लिखें। अच्छा, अब इस सवाल में ये तो खैर इसका क्या सवाल लिखाऊं, तो अब अगले सवाल के अंदर मैं आपको ना स्लैब रेट्स बता रहा हूं। Wage rates are agreed as follows. Wage rates are agreed as follows. अच्छा, wage rate for a week are agreed as follows. Wage rates for a week for first 100 units, ₹70 per unit, 70 रुपए पर यूनिट। For next 150 units, ₹100 per unit. For next 50 units, 120 रुपए पर यूनिट, 120 पर यूनिट। और चौथी लाइन लिखें, फॉर प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 300 यूनिट्स। 300 कैसे, वो 100, 150, 50, 300 हो गए ना, उसके ऊपर अब फॉर प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 300 यूनिट्स 150 पर यूनिट, 150 रुपए पर यूनिट। चलें, रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर, क्या जी, 150, 150 रुपए। रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर हु प्रोड्यूस्ड 325 यूनिट्स, 325 यूनिट्स इन अ वीक। टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर हु प्रोड्यूस्ड 325 यूनिट्स इन अ वीक।
हाँ जी, 100 यूनिट्स पे 70, 150 पे 100, 50 पे 150 और ऊपर वाले 25 पे 150। 317। अच्छा, इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इस बंदे से हमें काम लेना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ा? डिवाइड कर देंगे किससे? 325, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने टोटल रुपए में 325 यूनिट्स बन गए, तो एक हमें कितना कॉस्ट किया, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी दिस डिवाइडेड बाय 325, 97.69। पता नहीं, मैंने तो सुनाई बात बताई। चलें और लिखें सवाल। नोटेड। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट ₹80 पर यूनिट, ₹80 पर यूनिट, ₹80 पर यूनिट। wages are calculated for वीकली प्रोडक्शन, यानी हर हफ्ते फिर हिसाब होता है। A worker is guaranteed for a payment of 100 units, for a payment of at least 100 units, in a week, 100 units in a week। अच्छा, सवाल आगे चलाता हूँ। भी कहानी ये है कि वर्कर को हमने कहा हुआ है कि हर हफ्ते की प्रोडक्शन इंटू 80 तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे, लेकिन अब इसमें वर्कर की फिक्र ये होगी, जैसे ये लॉकडाउन जब लगा था तो उसमें इस तरह के वर्कर्स को तो नुकसान हो गया, जब काम ही नहीं हो रहा था तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे। तो इसलिए वर्कर को ये कह दिया कि तुम जीतो चाहे हारो, हमें तुमसे प्यार है, तुम जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, तुम तो नेक आदमी हो, मेहनती आदमी हो, अगर हमारी वजह से कोई कमी रह जाए और हम तुम्हें काम ज़्यादा ना दे सकें, फिर भी तुम्हें 100 यूनिट्स के पैसे मिल जाएंगे।
कम से कम 100 यूनिट्स के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ज़्यादा बनाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी हफ्ते में काम नहीं है तो फिर भी 100 यूनिट्स के मिल जाएंगे पैसे। ये उससे तय हुआ है। अच्छा जी, अब उसके बाद लिखिए प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर, प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वीक 1 में, वीक 1 140 यूनिट्स, वीक 2 90 यूनिट्स, वीक 3 160 यूनिट्स और वीक 4 85 यूनिट्स। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द मंथ और रिक्वायर्ड है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। टोटल वेजेस फॉर द मंथ रिक्वायर्ड है और लेबर कॉस्ट पर यूनिट रिक्वायर्ड है, यानी मैं अल्टीमेटली एक यूनिट बनवाना कितना पड़ा। पता नहीं। क्या जी, क्या क्या? नहीं ना, हर वीक के हिसाब से कैलकुलेशन है, हर वीक की परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन है। वीक 1 में उसके पैसे होंगे 80 इंटू 140, 2 में होंगे 80 इंटू 100, 3 में होंगे 80 इंटू 160 और 4 में होंगे 80 इंटू 100। डबल वन 1
1 2, ये हो गई टोटल वेजेस, और मैंने पूछा था पर यूनिट डिवाइडेड बाय ये या असली वाले, असली वाले, क्योंकि हमें तो प्रोडक्शन उतनी मिल रही है ना, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है कि हमें जितनी प्रोडक्शन मिली तो वो कितने रुपए का एक यूनिट कॉस्ट किया, तो डिवाइडेड बाय 475.2। हाँ जी, यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? चलिए बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस बस बहुत हैं। अब आते हैं इंसेंटिव्स पे। वैसे तो ओवर टाइम भी इंसेंटिव कह सकते हैं, वेज इंसेंटिव प्लान्स। वर्कर्स को इंसेंटिव्स क्यों देंगे? एक तो है उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा है उसको, वो पर आर भी तय हो सकता है, पर यूनिट भी तय हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट चाहेगी कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। अच्छा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो दे दें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनेजमेंट की इंटेंशन ये होगी कि बोनस मिसाल है, इस तरह के और इंसेंटिव दिए जाएं जिससे वर्कर की कमाई भी बढ़े और हमें भी फायदा हो कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट बेहतर होने लग जाए। पर यूनिट कॉस्ट कैसे बेहतर होने लग जाए? कम होने लग जाए। कुछ इस तरह का करें कि वर्कर भी खुश, हम भी खुश। तो इसके लिए वर्कर्स को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ शक्लों में हो सकते हैं। एक है इसमें इंडिविजुअल बोनस प्लान, और एक होता है जिसमें इंडिविजुअल की बजाय पूरी अगर टीम काम कर रही होती है तो उसके लिए होता है ग्रुप बोनस प्लान। कैलकुलेशन दोनों की एक जैसी है, इंडिविजुअल बोनस प्लान और ग्रुप बोनस प्लान। अच्छा, मेन यही है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बस थ्योरेटिकल ही हैं। हाई डे रेट सिस्टम, ये बस थ्योरेटिकल चीज़ है, और इसमें भी मैं मार्क करवा दूंगा इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें है थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन मेन सवाल यही है। बाकी जो बता रहा हूँ वो सिर्फ ज़बानी की हद तक है। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, शेयर्स प्लान्स या स्कीम्स कह लें। इंडिविजुअल बोनस प्लान करते हैं पहले।
अच्छा अभी कल तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऐसा सच, लेकिन मैं फिर भी ना कॉपियर को कुछ नोट्स दे रहा हूँ, आज कल मैं लेने हो बेशक ले लें, जब आप ईद के बाद आएंगे तब मुझे ज़रूरत होगी इन सवालों की, कल तो मैं इसके बगैर भी काम चला लूँगा। हैं? अच्छा नहीं, फिर मुझे कल भी चाहिए ये। लेबर के ना कुछ पास्ट पेपर्स के सवाल, और जिन लोगों ने लास्ट टाइम भी मुझसे अगर कॉस्ट पढ़ी थी और लास्ट टाइम उन्होंने रिजल्ट से पहले पढ़ी थी और फिर कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से छोड़ना पड़ गया था उनको, तो ये लास्ट टाइम अगर लेबर के क्वेश्चंस आपने लिए थे वही वाले सेम है। तो ये पास्ट पेपर्स के कुछ सवाल हैं और ये क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दो अलग अलग फाइल हैं, ये ले लीजिएगा। और आज ही ले लें तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने भी टीए को भेजे हैं और बल्कि मैं कॉपियर को भी भेज देता हूँ। चलो मैंने कॉपियर को भी भेज दिया, अब वो आज कर दे तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। हाँ जी, वो ना फिर वो क्लास में ही याद कराना है तो फिर उसी क्लास के ग्रुप में भेजूंगा, वरना फिर स्किप हो जाएगी फाइल। अच्छा जी, इंडिविजुअल बोनस प्लान से शुरू करते हैं। इंडिविजुअल बोनस प्लान्स, ये नॉर्मली तो टाइम रेट सिस्टम में ही होता है, क्योंकि पीस वर्क में तो इनहेरेंटली इंसेंटिव शामिल है। क्यों? जितने यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे मिलेंगे, तो वो तो वैसे ही उसके अंदर इंसेंटिव शामिल है, लेकिन उसमें भी हो सकता है पीस वर्क में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। तो पहले इसको एक सादा सा सवाल से बता देता हूँ, फिर टाइम रेट पे चलते हैं। सवाल ही लिख लें, मतलब इसमें अंग्रेजी क्या बतानी है, बस सवाल ही लिख लें। पीस वर्क फॉलो होता हो अगर और उसमें अगर बोनस हो तो उसका एक सवाल बता देता हूँ। बेसिक वेज रेट 150 पर यूनिट, 150 रुपए पर यूनिट। और अब बोनस फॉर हाई क्वालिटी, अब बोनस फॉर हाई क्वालिटी ऑफ ₹30 पर यूनिट, 30 रुपए पर यूनिट इज पेड फॉर यूनिट्स meeting certain quality standards, for units meeting certain quality standards। यानी ये जो प्रोडक्ट बनाता होगा
तो उसके लिए ना कुछ स्टैंडर्ड रखे होंगे कि जो भी स्टैंडर्ड होंगे, शेप के एतबार से, क्वालिटी के हिसाब से, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनका फिर चेक करके यूनिट्स जो उसने बनाए होंगे उसके हिसाब से फिर ग्रेडिंग होती होगी कि जी ये ठीक है, ये अच्छे ग्रेड में फॉल कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हें 30 रुपये और मिलेंगे। बेसिक वेज रेट अलहदा है, लेकिन ये 30 रुपये एक्स्ट्रा बोनस, मतलब जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये मिलता होगा उन प्रोडक्ट्स के लिए जो एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर लेते होंगे। another bonus of rupees 40 रुपए पर यूनिट, another bonus of rupees 40 रुपए पर यूनिट is paid for production in excess of 300 यूनिट्स, in excess of 300 यूनिट्स, यानी जितने भी यूनिट्स बनाएगा 150 रुपए रेट है, लेकिन अगर उसकी टोटल प्रोडक्शन लेट से 320 हो गई, तो वो जो ऊपर वाले 20 हैं उन पे 40 और मिलेगा। अ वर्कर प्रोड्यूस्ड अच्छा, ये ऊपर वाली बात लिखी है ना, इन एक्सेस ऑफ 300 यूनिट्स इन अ वीक, जिंदगी भर के नहीं, इन अ वीक। अच्छा, अब आगे लिखवा रहा हूं, अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 335 यूनिट्स इन अ वीक, out of which 80 units met quality standards। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द वीक। है जी, रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द वीक। जी, जो 335 बनाए हैं उन पे 150 तो मिलेगा। 50250। इनमें से जिनकी क्वालिटी अच्छी थी उनको क्वालिटी वाला बोनस मिलेगा 40 रुपये, 30 रुपये, क्या वो 80 हैं,
20। अच्छा, वो जो 80 यूनिट्स है ना, उन पे 150 मिलना है, 30 तो बोनस है। फिर उसके अलावा जो एक मजीद एक्स्ट्रा बोनस है वो है इन 35 यूनिट्स पे इंटू 40, 1400, 54050। अच्छा, मैं ना वो सवाल ग्रुप में भी भेज देता हूँ, तो कल मुझे चाहिए होगा उसमें से। कॉपियर से जिसने लेना है वो भी लेता जाए, पूछता जाए। मैंने कॉपियर को भेज दिए हैं, लेकिन आपके पास होंगे ना तो फिर उसमें से सवाल चाहिए होगा। मैं अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। हैं जी, समझ नहीं आ रही। ग्रुप पे पीडीएफ ही करूँगा, कॉपी तो नहीं करवा सकता। पीडीएफ ही है। अच्छा जी, और यार तो इतने सारे ग्रुप में हैं। सीएम में हैं जी, पैसे भी ना भेज दूँ? पास पेपर क्या करना है यार? तो अच्छा जी, जीटी अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के लिए तो कोर्स में रख ही देता हूँ तो मैं पीडीएफ। अच्छा, जीटी हो गया। सी मैक राइस गुलबर्ग वाला बैठा हुआ कोई इधर? गुलबर्ग वाला बॉयज़ आप हैं उसमें ऐड? ज़रा मैसेज करना, पता नहीं कौन सा वाला है, तो सामने आएगा तो मैं इसमें करता हूँ। आप भी उनमें से कोई मैसेज करो ताकि सामने आए। गुलबर्ग वाला कोई बैठा हुआ है तो वो ग्रुप में मैसेज कर दे तो मुझे नज़र आ जाए कौन सा ग्रुप है। हैं? गार्डन वाला मैंने भेज दिया। जीटी वाला जो मुझे समझ आई, जीटी वाला मैंने भेज दिया। चेक कर लें जीटी वाले में भेज दिया कि नहीं। भेज दिया? आप में से है वो गुलबर्ग? लड़कियां से नहीं है? मेरा ख्याल है वहाँ बनाया ही नहीं है किसी ने, शायद मुझे लगता है। अच्छा, ये गुलबर्ग गर्ल्स वाले ग्रुप में जो नहीं पता चला, कोई कर दे कोई मैसेज तो मैं उसमें भेज दूंगा। बाकी मैं भेज दिए। चलें, पीस वर्क के लिए बोनस काफ़ी है, और टाइम वाला फिर इंशाल्लाह मैं कल बताता हूँ। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये ले आए, मैं इनमें से कर लूँ शायद कल कुछ।
यार इस क्लास में तो हदीसें सुनाई ही नहीं शायद मैंने, मैं तो 2-3 ही सुनाई हैं। आप लोग इतने ज़बरदस्त बरकत वाले हैं कि हाँ जी, इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूँ। अच्छा, एक बात बोली जाती है कि एक शख्स नर्म मिजाज है, यानी नर्म मिजाजी। क्या होती है नर्म मिजाजी? का अखलाक अच्छा, बात करना तो अच्छे अंदाज से। हाँ, जब कोई ऐसा इंसिडेंट कोई औलाद ने या मुलाजिम ने या वैसी ट्रैफिक में चलते हुए कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो तबीयत पे नागवार गुजरा, तो फ़ौरन गुस्सा आ जाना, और गुस्सा आना तो फिर सब ख़ानदान वालों को एक लेवल पे कर देना और बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना, तो ये सख्त मिजाजी है। अच्छा, इसी तरह से अगर मुलाजिम से, सबऑर्डिनेट से गलती हो गई तो फ़ौरन ही गालियाँ नहीं देना शुरू कर देना। अच्छी नहीं, आस्था गालियाँ भी नहीं देनी लेकिन सॉफ्ट स्पोकन होना, इन अदर वर्ड सॉफ्ट स्पोकन होना। एक मिजाज बनता है कि हक छीनना पड़ता है। एक ना ये एक मिजाज है कि भाई हक तो मैं तो हक पे हूँ, और मैं हक पे हूँ तो फिर मेरा गुस्सा करना भी जायज़ है, या अगर मेरा हक नहीं मिल रहा तो मुझे छीनना पड़ेगा। एक होता है इंसान जो एफर्ट्स करता है, ये एक अलग चीज़ है, और ये एक अलग चीज़ है कि उन एफर्ट्स के नतीजे में मिल क्या रहा है। एक है एक एक्शन लेना, और एक है उसके नतीजे में कुछ हो जाना। जैसे एक दरख्त पे फल है और उस फल को तोड़ने के लिए एक्शन लेना, और उस एक्शन में दरख्त पे चढ़ना भी हो सकता है, पत्थर मारना भी हो सकता है, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। और एक है इसके नतीजे में फल गिर जाना, और वो फल सही सलामत फल तोड़ने वाले तक पहुंच जाना है, यानी फल तोड़ने का एक्शन लेना, ये एक अलग चीज़ है, और उस एक्शन के नतीजे में फल सही सलामत पहुंच जाना, ये एक अलग चीज़ है। एक शख्स जो फल तोड़ने के लिए जो एक्शन ले सकता है ले रहा है, पत्थर मार दिए और दरख्त पे चढ़ने की कोशिश की, और एक सिनेरियो तो हो गया कि दरख्त पे चढ़ रहा था, अपनी तरफ से एक्शन, गिर गया, टांग टूट गई। एक एक्शन पत्थर मार रहा था, पत्थर कहीं और जाके लगा, अब जहाँ लगा तो फिर वहाँ से कुछ आया, फिर वो इधर लगा, या पत्थर मारा तो वो फल ही टूट के गिरा और वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो इसने एक्शन जो लिया उसके बदले में रिजल्ट उसको मनचाहा नहीं मिल सका। और एक है कि कोई फल नहीं तोड़ रहा था, वैसे ही वहाँ से गुजर रहा था, तो वो फल खुद ही झोली में गिर गया के, या उसी वक्त ही फल किसी ने तोड़े हुए थे और एक शख्स वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसको हदिया दे दिया। तो जिसने कोशिश की ज़रूरी नहीं उसको फल मिले, और जिसने कोशिश नहीं भी की उसको फल मिलना था तो हो सकता है मिल जाए। तो बताने का मकसद है कि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। मुस्लिम में हदीस है 6601, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता। यानी अगर हमको बहुत स्ट्रिक्ट, अच्छा ये सब चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि अगर बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कायम रखने के लिए कोई सख्ती करनी पड़े तो और बात है। यानी अगर किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को सख्ती करनी पड़ रही है तो वो अलग मसला है, या घर में अब्बा जी को किसी वजह से लाजमी सख्ती करनी पड़ रही है तो वो करनी पड़ेगी। एक्सेप्शंस आर देयर, जनरली बात कर रहा हूँ। ये जो हर बंदा ही लड़ पड़ने को तैयार हो जाएगा, हर एक लड़ पड़ने को तैयार हो जाएगा ना, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ।
अल्लाह नरमी करने वाले हैं, नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता और ना उसके अलावा किसी और चीज़ पर अता फरमाता है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।